हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोसवर्टनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिन फिलामेंट के बारे में ही। ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, साथ ही साथ जो एक्टिन फिलामेंट्स है या जिसे हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट, तो इनका जो पॉलीमराइजेशन है, डायनेमिक्स है, इनमें न्यूक्लिएशन के और जो न्यूक्लिएटिंग जो प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता, तो उसका जो आगे का एक्टिन फिलामेंट में ही जो सेकंड पार्ट है उसे हम इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जिससे यह जो एक्टिन फिलामेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम जो इसके नेक्स्ट है वह देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट है या माइक्रो फिलामेंट है, तो उसमें आगे क्या बचा हुआ था। जैसे क्या इस वीडियो में हमें देखना है उसे हम पहले देख लेते हैं क्या क्या है। डायनेमिक इनस्टेबिलिटी एंड ट्रेडमिलिंग, ठीक है। फिर है फंक्शंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट, यानी जो एक्टिन फिलामेंट है उनके कौन कौन से कार्य हैं। और उसके बाद है एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो थोड़ा सा हम इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि यह दोनों में किस तरीके से जो इनका स्ट्रक्चर है वह और इनमें किस तरीके से डिफरेंस है। ठीक है, आगे है ड्रग्स दैट अफेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट। ऐसे ड्रग जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो एक्टिन फिलामेंट है उसे अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी एंड ट्रेडमिलिंग है, तो इसे शुरू करने से पहले मैं यह बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं डायनेमिक इनस्टेबिलिटी एंड ट्रेडमिलिंग के बारे में। तो यह क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट होता है वह क्या है, हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में ही देखा था कि यह डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, जो भी सेल के मूवमेंट होती है उन सब में यह क्या करते हैं, हेल्प करता है। ठीक है, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी होती है, ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस होती है, तो सेम उसी तरीके से, यानी जिस तरीके से जो इनस्टेबिलिटी और ट्रेडमिलिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स शो करते हैं, उसी तरीके से जो एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं वह भी डायनेमिक इनस्टेबिलिटी और ट्रेडमिलिंग शो करती है, उनका गुण यह प्रदर्शित करती है। इनमें भी डायनेमिक इनस्टेबिलिटी होता है और ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैंने डिटेल में ही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या होता है कि जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी जो फिलामेंट है उसके एक ही सिरे से, यानी एक इन होता है प्लस इन या माइनस इन, तो इनके एक सिरे से ही जो भी मोनोमर्स होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स में अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन या फिर हेटेरोडाइमर, और इसमें क्या होते हैं, जी एक्टिन। तो जो मोनोमर्स होते हैं वह एक ही इन से इनका निकलना और जुड़ना यह एक ही इन में होता है, और यह इनके मध्य क्या होते हैं, कभी ये बढ़ जाते हैं इनकी लंबाई और कभी कम हो जाती है, तो इनके बीच एक ट्रांजिशन शो करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, और ट्रेड मिलिंग में क्या होता है कि ट्रेड मिलिंग में जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, इसका एक ही डायग्राम मिला कि जो ट्रेड मिलिंग है उसमें किस तरीके से होता है, जैसे न्यूक्लिएशन। तो न्यूक्लिएशन के बाद इसमें क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी कि जो मोनोमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, और इसके पॉलीमर्स हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं। और इसके बाद हमें ट्रेड मिलिंग भी देखने को मिलती है। तो ट्रेड मिलिंग में क्या होता है, एक ही स्थान पर रह के या चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे जो भी फिलामेंट का वह पार्ट है जो क्या होता है, चलता हुआ हमें दिखाई देता है या प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सिरे से जो प्लस एंड से है उससे जो जी एक्टिन्स होते हैं वह क्या होता है, जुड़ते जाते हैं, और दूसरे सिरे से यह निकलते जाते हैं, तो इनकी जो लंबाई है वह एक समान बनी हुई रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड मिलिंग। तो इसकी लंबाई एक समान होगी और एक साइड से निकलते जाएंगे, एक साइड से जुड़ते जाएंगे, और एक साइड से इनका डीपॉलीमराइजेशन होते जाता है, तो यह हमें चलते हुए दिखाई देते हैं, तो यह इनका गुण होता है ट्रेड मिलिंग। ठीक है, तो ये हो गया डायनेमिक इंस्टेबिलिटी है, ट्रेड मिलिंग। इसी में हम देखते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उनमें जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी होती है वह क्या होती है, प्रीडोमिनेट होती है, यानी
माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी का गुण है वह प्रभावी होता है, जबकि जो एक्टिन फिलामेंट्स होती है उनमें क्या हो सकती है, जो ट्रेडमिलिंग है वह क्या होती है, प्रीडोमिनेंट यानी प्रभावी हो सकती है। आगे हम देखते हैं एक्टिन फिलामेंट के फंक्शंस के बारे में कि जो एक्टिन फिलामेंट है वह किस तरीके से कार्य करता है और यह किस तरीके से इस सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चूंकि हमने पहले ही देख लिया था कि यह क्या है, डायनेमिक स्ट्रक्चर है, तो उसकी इसी प्रॉपर्टी का उपयोग सेल अपने मूवमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो यही हम समझ लेते हैं कि उनके मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिन फिलामेंट भी इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अन्य भी हैं, लेकिन इसमें एक्टिन फिलामेंट की जो भूमिका होती है वह भी महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी यूकेरियोटिक जो एनिमल सेल्स होती है उनमें यह शेप को बनाए रखती है, शेप को बनाए रखने में भी हेल्प करती है। साथ ही यह क्या कहते हैं, जो माइक्रोविलाई होते हैं और जो मेम्ब्रेन रफल्स होते हैं इन जैसे स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो माइक्रोविलाई होती है यह क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी एक फिंगर के समान क्या होते हैं, उभार होते हैं। तो यह क्या करते हैं, जो भी सेल होती है तो उनके जो सरफेस एरिया होती है उनको बढ़ाते हैं, और जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं इसके साथ ही जो मेम्ब्रेन रफल्स होती हैं यह क्या करती है, एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कब बनता है, कि जब जो एक्टिन फिलामेंट होती है, एक्टिन फिलामेंट, तो जब एक्टिन फिलामेंट पॉलीमराइज्ड होती है तो यह मेम्ब्रेन रफल्स बनता है, और यह जो क्या करती है, जो सेल का सरफेस होता है उसे एक मोटाइल सरफेस प्रोवाइड करती है, यानी उसे एक मोटाइल सरफेस में चेंज कर देती है। कौन, मेम्ब्रेन रफल्स और माइक्रोविलाई। ठीक है, तो इन सब का स्ट्रक्चर में भी बनने में कौन सपोर्ट कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ सेल सेल जंक्शन। जैसे सेल सेल जंक्शन में क्या होगा, सेल टू सेल या फिर सेल का जो भी बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स है उनसे कनेक्ट करने में भी यह हेल्प करती है। साथ ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किसे हम कहते हैं, कि एक सेल के अंदर ही जो साइटोप्लाज्म है उसका मूवमेंट, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी आप जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसमें भी यह मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। साथ ही जो सेलुलर एंडोसाइटोसिस होती है, यानी जो भी सेल होता है वह बाहर से जब कोई पदार्थ लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं। तो सेल सेल जंक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन और सेलुलर एंडोसाइटोसिस, तो इन सब में कौन हेल्प कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे कि जो भी एनिमल सेल्स होती है तो उनमें क्या होती है, डिवीजन होती है। तो डिवीजन में एक प्रोसेस यह भी होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं उनका डिवीजन होता है। तो इस दौरान यह क्या करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाती है, और यह कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करता है कि साइटोकाइनेसिस के दौरान जो भी साइटोप्लाज्म होती है उनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए, यानी यह सेल्स है तो इनके साइटोप्लाज्म को एक सेल में और दूसरे सेल में इस तरीके से डिवाइड करने के लिए एक फोर्स जनरेट करती है। कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, और इनमें कौन हेल्प कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट। तो इस तरीके से हो गया यह साइटोकाइनेसिस में भी। और जो सेलुलर ट्रैवलिंग मूवमेंट्स होती है, एक ऐसा मूवमेंट होता है जिनमें सेल मूव करता है, एक हम समझ सकते हैं कि यह क्या होगा, एक प्राइमरी मोड है, एक प्राथमिक उनका तरीका होता है कि वह सेलुलर ट्रैवलिंग मूवमेंट। तो इसके लिए भी जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे क्या हो गया, लेमिलीपोडिया, फिलोपोडिया और सीडोपोडिया, तो अलग अलग जो सेल्स होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार के इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें भी कौन हेल्प कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो सेल का ट्रैवलिंग मूवमेंट होता है वह क्या हो सकता है, जैसे अमीबा का मूवमेंट, अमीबा आप जानते हैं कि अमीबा का जो मूवमेंट है वो हो सकता है। साथ ही जो इम्ब्रियोनिक सेल, यानी जो भी डेवलपमेंट के दौरान यह जो सेल्स होती है इम्ब्रियोनिक, इनका माइग्रेशन
तो यह भी एक मूवमेंट है उसमें। और जो वॉन्ड हीलिंग यानी जब कोई घाव हो जाता है तो उसे हील करने के लिए क्या करती है, जो सेल्स माइग्रेट होती है उनमें भी यह हेल्प करती है, उसमें भी इस तरीके का मूवमेंट होता है। ठीक है। और जैसे अगर हम देखेंगे जो WBC होती है यानी किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जब WBC जो होती है वह टिश्यूज में इन्वेंशन करती है तो उस दौरान भी इस तरीका का मूवमेंट, जो क्रावलिंग मूवमेंट है सेल का, वह देखने को मिलता है। और इन सब के लिए विभिन्न स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण में कौन हेल्प कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है। क्रावलिंग मूवमेंट, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सेल का क्रावलिंग मूवमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है। तो इसमें डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन आपको इसका जो प्रॉपर डायग्राम है वह मैं PDF में दे दूंगी। ठीक है, जिससे यह आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या है। तो सेल क्रावलिंग मूवमेंट, तो अगर हम देखेंगे कि इनका मूवमेंट किस तरीके से होता है, जैसे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है तो यह 3 स्टेप में होता है। पहला होता है एक्सटेंशन, दूसरा होता है अटैचमेंट और तीसरा होता है रिट्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी सेल बॉडी होती है और उसमें अभी मैंने बताया कि जो सेल है उनमें विभिन्न स्ट्रक्चर बन जाते हैं इनके मूवमेंट के लिए, जैसे लेमिलोपोडियम हो गया, फिलोपोडिया हो गया, सीडोपोडिया, ये सारे स्ट्रक्चर्स है जो एक्टिन फिलामेंट्स के कारण ही है। और इन सब का जो फंक्शन हम देख रहे हैं तो ये क्यों होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स है उनके डायनेमिक स्ट्रक्चर वाला जो प्रॉपर्टी है उसके कारण ही वह इन सब कार्य को कर पाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो लीडिंग एज होता है यानी अग्र वाला भाग, यह क्या हो जाता है, इस तरीके से इसका एक्सटेंशन हो जाता है, इसका विस्तार हो जाता है। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि जो भी सेल है वह क्या है, यह सबस्ट्रेटम। ठीक है। तो इससे क्या है, इस तरीके से अटैच है। अब जो अग्रशिरा है, जो लीडिंग एज है, वह क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया। और यह क्यों होता है, जो लीडिंग एज का एक्सटेंशन है वो क्यों होता है, इनका जो एक्टिन है इसका पॉलीमराइजेशन और जो क्रॉस लिंकिंग है उसके कारण। ठीक है। इसमें यह एक ऐसा जो एक्टिन फिलामेंट्स है वह एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक साथ लाकर, जो क्या करते हैं, इन्हें मैकेनिकल फंक्शंस के लिए कार्य करते हैं। यानी मैकेनिकल फंक्शन क्या होगा, इनका मूवमेंट होगा। ठीक है। तो एक्टिन पोलीमराइजेशन और क्रॉस लिंकिंग की प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो इनका विस्तार हो गया। अब सेकेंड प्रोसेस में हम देखेंगे क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ लीडिंग एज एंड डीएडहेशन एट ट्रेलिंग एज। तो इसमें क्या होगा, जैसे इनका विस्तार होता है तो जो आगे वाला भाग है वह क्या होता है, इस सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आगे यह अटैच हो गया। और जो पिछला वाला भाग होता है, जो ट्रेलिंग एज होता है, ट्रेलिंग एज वह क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, वह क्या होता है, डीएडहेशन हो जाता है, इस तरीके से उसका जुड़ाव टूट जाता है। ठीक है। अब ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, आगे हम देखेंगे, ये क्या है, न्यू एडिशन, यानी यहाँ पे नए सबस्ट्रेटम से यह इस तरीके से जुड़ गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिट्रैक्शन ऑफ सेल बॉडी, यानी जो पीछे वाला पार्ट होता है वो फिर से अपने सेल बॉडी में अपनी पुनः स्थिति में वापस हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से सेल पहले यहाँ पे था और यहाँ पहले इनका एक्सटेंशन हुआ, ये जाके यहाँ पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और पीछे का जो अटैचमेंट है वो टूट जाता है। अब यह पूरा उठ के क्या होगा, आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि पिछला सिरा पूरा इस तरीके से आगे हो गया, फिर इसका एक्सटेंशन होगा और ये फिर अटैच होगी, तो इस तरीके से इनमें मूवमेंट होगा और ये आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये होता है ट्रैवलिंग मूवमेंट के बारे में। और हम देखते हैं कि जो अमीबा होती है और जो न्यूट्रोफिल्स होती है, इनमें कैसा स्ट्रक्चर बनता है, सीडोपोडिया। इसके थ्रू इस तरीके का मूवमेंट होता है। और जो अमीबा होती है, WBC है, कैसे है, रैपिड सेल्स होती हैं। और यह क्या करती है, जो भी सबस्ट्रेटम होता है यानी जिसे यह जुड़ता है, तो इस तरीके से जो सबस्ट्रेटम है उसे डिफ्यूज कांटेक्ट बनाते हैं। डिफ्यूज कांटेक्ट यानी विसरित, बड़ा ही इस तरीके से विसरित कांटेक्ट
बनाते हैं, यानी ऐसे फैला हुआ, ठीक है। तो ज्यादा होगा, जो उनका सरफेस एरिया है वो ज्यादा अटैच होगा। तो इस तरीके से किनमें देखने को मिलता है, जो अमीबा है एंड WBC है उसमें। हम देखते हैं जो एक्टिन फिलामेंट है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जब हमने एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है उनमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर भी कुछ कुछ इनमें डिफरेंस है। इसके साथ ही जो एक्टिन फिलामेंट्स है और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दोनों ही जो ट्रेडमिलिंग है और जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज है, यह सारे शो करते हैं। और यह क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो क्या होगा कि जो इनमें टू इंटरवाइंड चेन्स ऑफ एफ एक्टिन, जैसे हमने देखा कि जो एक्टिन फिलामेंट है मैं उसमें इस तरीके से जो एफ एक्टिन होती है उनकी दो चेन्स होती है, वह इस तरीके से ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, ऐसे होलो स्ट्रक्चर होता है, होलो, इस तरीके से सिलेंड्रिकल होता है। और यह क्या होते हैं, जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। अब इसका डायमीटर अगर हम देखेंगे तो यह क्या होता है, थिन होता है। इसकी जो डायमीटर है वो 7 नैनोमीटर होती है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसमें देखेंगे तो इनका आउटर डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है, जो इनर है वह 15 नैनोमीटर होती है, ठीक है। यहाँ 15 होगा, 15 नैनोमीटर होती है। तो इनका डायमीटर जो है वह डिफरेंस है यह। साथ ही साथ यह क्या होती है, जो एक्टिन फिलामेंट है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की तुलना में मोर फ्लेक्सिबल होती हैं। आगे हम देखते हैं इनका मोनोमर्स क्या होता है, जी एक्टिन। जी एक्टिन क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। तो इनमें ये मोनोमर्स मिलकर एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, इनका मोनोमर क्या होता है, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। तो अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन मिलकर हेट्रोडाइमर बनाते हैं और फिर इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर पोलैरिटी अगर हम देखेंगे तो दोनों में ही पोलैरिटी देखने को मिलती है, यानी इनमें भी प्लस और माइनस इन होती हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें भी प्लस और माइनस इन होती है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो जो न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, ATP, और इसमें क्या होता है, GTP। यानी इनमें ATP के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं और इनमें GTP के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं। बाकी जो इनका हाइड्रोलिसिस है, यानी जो भी इनका प्रोसेस है वह सेम ही होता है। तो इस तरीके से दोनों की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। ड्रग्स दैट अफेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट, जो ऐसे ड्रग्स भी हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं उन्हें टारगेट करते हैं, ठीक है। और इनकी जो पॉलीमराइजेशन है और जो विभिन्न प्रोसेस है उन्हें क्या करेंगे, इफेक्ट करते हैं। तो इनमें ऐसे कौन कौन से ड्रग है वो हम देखेंगे और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो क्यों देखेंगे, क्योंकि इनसे एग्जाम में इनसे जो MCQs है वो आए हुए हैं कि कौन सा ड्रग किसी भी माइक्रोट्यूब्यूल से एक्टिन फिलामेंट में क्या इफेक्ट डालता है या क्या कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिन फिलामेंट के बारे में। तो जो एक्टिन फिलामेंट है उसमें पहला हम देखते हैं साइटोकैलिज्म डी। तो पहला ड्रग है साइटोकैलिज्म डी, इधर ड्रग का नाम है और उधर क्या होंगे, यह क्या कार्य करता है। तो साइटोकैलिज्म डी क्या करता है, जो भी एक्टिन फिलामेंट्स होती है उनके सीधा प्लस एंड से जाकर बाइंड कर जाता है। अब जो प्लस एंड है तो उनमें ही क्या होती है, जो भी मोनोमर्स होती है वह आके जुड़ती जाती हैं, यानी जो जी एक्टिन है वो आके जुड़ेंगी। लेकिन यह इससे बाइंड हो जाता है तो जो इलंगेशन की प्रोसेस है वह क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। सेकेंड है लेटरन कुलिन, लेटरन कुलिन तो लेटरन कुलिन क्या करता है कि जो जी एक्टिन मोनोमर्स होती है उनसे जाकर डायरेक्ट बाइंड कर जाता है, यानी जी एक्टिन से ही जुड़ जाएगा तो उनका पॉलीमराइजेशन तो रुक जाएगा, ठीक है। तो इससे पॉलीमराइजेशन रुक जाती है। फिर आगे है फेलोइडीन, फेलोइडीन, ठीक है। अब फेलोइडीन क्या करता है, जो भी एक्टिन फिलामेंट्स होती है उनके जो साइड्स हैं उनसे टाइटली बाइंड कर जाता है और जो डी पॉलीमराइजेशन है उनके अगेंस्ट इन्हें स्टेबलाइज करता है, ठीक है। फिर है जेस्प्लेकाइनोलाइट, जेस्प्लेकाइनोलाइट, इनके नाम थोड़े से अजीब हैं
लेकिन जो इनका नाम है और जो इनके कार्य है तो इनका मैं अलग से पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जेस प्लेकेनाइन लाइट क्या होता है, यह क्या करती है, जो भी एक्टिन फिलामेंट्स है तो उनके जो पॉलीमराइजेशन है उन्हें इंड्यूस करती है, यानी उन्हें उत्प्रेरित करती है, और साथ ही जब एक्टिन जो जी एक्टिन वो जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन, तो इन्हें भी स्टेबलाइज करने का काम करती है, ठीक है। अब आगे क्या है, स्विनहोलाइड। तो स्विनहोलाइड क्या करती है, जो भी फिलामेंट्स होती है उन्हें अलग अलग करने का काम करती है। तो इस तरीके से जो ड्रग्स है वह क्या इफेक्ट डालते हैं वो हमने देखा। आगे हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। अब हम लास्ट देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो ड्रग्स हैं वह कैसे इफेक्ट करते हैं और वह कौन कौन से ड्रग हैं। पहला है नोकोडाजोल, ठीक है, नोकोडाजोल। तो यह क्या करता है कि यह जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है उन्हें क्या करता है, डिपॉलीमराइज करके और उनके जो ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स हैं उनमें तोड़ने का काम करता है। यानी उनका एक क्या कहना चाहिए कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्हें डिपॉलीमराइज कर देगा, तो उनके जो सब यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यह कौन कर रहा है, नोकोडाजोल। तो यह इसका कारण बनता है, ठीक है। फिर है कॉल्चिसिन। तो जो कॉल्चिसिन है और ये है टैक्सोल। तो यह कॉल्चिसिन और टैक्सोल थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे और इनमें यह पूछा गया था कि यह किससे बाइंड करता है और यह क्या कार्य करता है, ठीक है। तो जो कॉल्चिसिन होता है वह क्या करता है, जो ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स होती हैं उनसे क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। अब जब ट्यूब्यूलिन सब यूनिट से ही बाइंड कर जाएगा तो उनका पॉलीमराइजेशन तो नहीं होगा, यानी ट्यूब्यूलिन ही तो आके जुड़ पॉलीमराइज होते हैं और उनसे यह बाइंड करेगा तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और फिर है कॉल्सीमेट। यह भी सेम टू सेम इसी तरीके से कार्य करता है, ये दोनों सेम है, कॉल्चिसिन और कॉल्सीमेट। फिर आगे है टैक्सोल। तो टैक्सोल क्या करता है, यह सीधा माइक्रोट्यूब्यूल से जाकर बाइंड कर जाता है और माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करके उन्हें स्टेबलाइज करने का काम करता है। अब स्टेबलाइज करेगा तो उनकी जो डीपॉलीमराइजेशन है उसे भी रुक जाएगी, यानी उसे भी रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर है आगे है विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन यह किससे जाके बाइंड करता है, बीटा ट्यूब्यूलिन से। अब बीटा ट्यूब्यूलिन से जाकर बाइंड कर जाएगा तो इनमें भी क्या होगा, पॉलीमराइजेशन रुक जाएगा। इसी के साथ ही आगे है विन क्रिस्टाइन। तो विन जो क्रिस्टाइन होती है यह किससे बाइंड कर जाती है, फ्री ट्यूब्यूलिन से, और जब इनसे बाइंड हो जाएगी तो इनका पॉलीमराइजेशन नहीं होगा और यह रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स के नाम हो गए और यह किससे बाइंड कर जाते हैं, तो इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है उस सब के बारे में हमने देख लिया। ड्रग्स दैट इफेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट। तो इस तरीके से जो माइक्रोफिलामेंट या जिसे हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट, तो इनका जो कंप्लीट है स्ट्रक्चर है उनमें पॉलीमराइजेशन, डायनेमिक्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मायोसिन के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड प्रोटीन्स है जैसे काइनेसिन्स, डायनेसिन्स, उसी तरीके से जो एक्टिन फिलामेंट है उनसे बेस्ड भी प्रोटीन्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मायोसिन, जो किसमें फिर हेल्प करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो इन सबको आगे हम डिटेल में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप इसका जो पीडीएफ है उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो इंस्टाग्राम है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।